फडणवीस की नई सरकार की तैयारी पर एक बड़ी खबर मिल रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दे। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। शिंदे गुट के कई विधायकों को मिल सकता है मंत्री पद, यानी कि फडणवीस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो मंथन चल रही है, नई सरकार की तैयारी चल रही है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनेंगे, संभावित चेहरे उनके कैबिनेट में कौन कौन होंगे, इस पर जरा एक नजर डालिए। देखिए, मंथन चल रहा है, मीटिंग लगातार जारी है, जिसके बारे में आपको हम अपडेट्स दे रहे हैं। नई सरकार की तैयारी यानी मंत्रिमंडल में कौन कौन से वो संभावित चेहरे होंगे। दो नाम लगभग कंफर्म मानिए, देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और डिप्टी सीएम बनेंगे एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त किंग मेकर की भूमिका में है। रवि जी, और कैबिनेट की बात कर लेते हैं हम जरा। कैबिनेट मंत्री जो बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से हैं, तो 6 नामों को प्रस्तावित किया गया। बीजेपी की बात करें तो गिरीश महाजन है, सुधीर मुनंगटीवार हैं, प्रसाद लाड हैं, और मंदा महात्रे हैं, प्रवीण दरेकर हैं, आशीष शेलार हैं। ये वो नाम है जो बीजेपी की तरफ से जाएंगे। ये 6 नाम है। अगले नाम की बात करें जो कि शिंदे गुट की तरफ से आएगा, वो बताया जा रहा है कि संदीपन भूमरे, दीपक केसकर, दादाजी भूसे और गुलाबराव पाटिल, शंभू राजे देसाई, उदय सामंत, ये वो नाम है बीजेपी की तरफ से। और जो शिंदे गुट है, 6 नाम आएंगे कैबिनेट में। और जो प्रमुख चेहरे हैं उसकी हम बात कर ही रहे हैं, उसका हम जिक्र कर ही रहे हैं। तो ये एक संभावित स्ट्रक्चर, यानी कि एक रूपरेखा बताई जा रही है जो सरकार की होगी आने वाली, और उसमें जो कैबिनेट मेंबर्स होंगे उनके होगी। चाइना, ये सवाल मैं आप ही से करना चाह रहा था। शुभ्रांश जी बहुत बेताब हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, लेकिन टीवी में हमें सबको मौका देना पड़ता है बोलने के लिए। उनका प्रश्न यही है कि बीजेपी का काम है सरकार गिराएं और सरकार बनाएं। क्या वाकई में सिर्फ यही मकसद रह गया है? मैं वही सवाल आपसे दोहरा रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद अगर महाराष्ट्र में ये सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब बीजेपी को भी देना चाहिए कि वाकई में क्या यही मकसद है, या फिर एक प्रक्रिया, प्रोसेस का पालन किया जा रहा है जो संवैधानिक है, जो लोकतांत्रिक है और जो नैतिक भी है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी नैतिक बातें कर रहे थे समीर जी, और जब अंजलि जी ने सवाल पूछा तब आपने बिल्कुल उनको एक मौका दिया, तो अभी मुझे मौका दीजिए। 2019 में क्या हुआ? शादी होती है, दुल्हा दुल्हन स्टेज पे, रिसेप्शन खत्म होने के बाद दुल्हन हनीमून के लिए जाती है किसी और के साथ। तो नैतिक बातें मत कीजिएगा। तब भी हमने क्या कहा कि संविधान आपके पास 3 पार्टीज हो तो भी आपके पास नंबर्स हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, हमने कोई बात नहीं की। अब जब परिस्थिति 2022 की बात करें तो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हमें समर्थन मिल रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ हो या फिर जब 2/3 बहुमत हो, अंदरूनी मामला किसने क्यों छोड़ा, क्या थे वजह, ये सब का विश्लेषण पत्रकार जरूर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम जानते हैं कि नंबर्स हमारे पास हैं जो आपके पास नहीं है। तो आप ये बड़ी बड़ी नैतिक बातें जो कर रहे हैं, तब आपको शायद आप भूल गए कि 2019 में क्या हुआ था, जब आपको साबित करना था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कैसे आप 3 गठ जिनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, आप कैसे सत्ता के मोह माया के लिए आ गए सरकार बनाने। और हमें कोई गम नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि ये जो पूरा एक फसाद था, उसका आज एक सच्चाई सामने आ गया है कि जो लोग हिंदुत्व को भूल गए, जो लोग सोचे कि उनके विचारधारा के आधार पे वो आगे बढ़ सकते हैं, शायद उनको पता चला कि सत्ता के लिए आप कुछ भी करें। और आज आप बड़ी बड़ी, ठीक है, हिंदुत्व की विचारधारा की बात हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि उद्धव ठाकरे भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं।